तो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने बोर मॉडल चालू करने से पहले कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि बोर मॉडल के आने से पहले कुछ डेवलपमेंट्स हो गए थे जिससे बोर को थोड़ी हेल्प हुई अपने मॉडल को लाने में। वो डेवलपमेंट्स क्या थे? दो डेवलपमेंट लिखे थे हमने। पहला था डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। और सेकेंड डेवलपमेंट था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हालांकि अभी तक अपन ये पढ़े नहीं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अपन इसमें आएंगे, है ना, तो मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। अभी हमने ये स्टार्ट किया था कि लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट की वेव तो होती ही है, पर लाइट के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं। वेव नेचर हमको पता था, तो हम वेव थ्योरी को ही पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वापस से, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये सारी पॉइंट्स हमने लिखे थे, और ये सारे पॉइंट किसके थे? वेव थ्योरी के, जो मैक्सवेल ने दी थी। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने बात की थी कि इसको हम कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा, है ना। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा, जिसका यूनिट मीटर या सेंटीमीटर या नैनोमीटर या पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम हमने सारे देखे थे, राइट। एक वेव होने में कितना टाइम लगता है उसको कहते थे अपन टाइम पीरियड, और क्योंकि ये टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड्स। एक वेव या एक सेकेंड में वो वेव कितनी बार हो रही है? एक सेकेंड में वो वेव कितनी बार हो रही है उसको कह रहे थे अपन फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय न्यू। इसका यूनिट था पर सेकेंड, यानी कि हर्ट्ज, राइट। और एक नया टर्म देखे थे, ये सारे टर्म तो आप पढ़ते थे क्लास 9 10 में भी आपने पढ़ा है ना, बट एक नया टर्म हमने देखा था, वो क्या था? वेव नंबर, नू बार। और इसका मीनिंग क्या था कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी सारी वेव्स आ सकती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 1/λ, कि अगर लैम्डा मीटर की एक वेव होती है तो 1 मीटर में कितनी वेव आएगी? 1/λ वेव्स। आया ना? ये जो मैंने लिखा समझ में आया? आपने बोला ना कि एक वेव के लेंथ को लैम्डा बोलते हैं, यानी कि लैम्डा मीटर की एक वेव हुई तो 1 मीटर में कितनी वेव आ जाएगी? तो 1/λ। तो ये होता है वेव नंबर का फॉर्मूला, 1/λ। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर मीटर या पर सेंटीमीटर। क्लियर है? एक वेलोसिटी देखा था हमने, वेलोसिटी को अपन सी से डिनोट कर रहे थे। एक वेव है, उसकी वेलोसिटी होगी, सी से डिनोट कर रहे थे उसको। और रिलेशनशिप क्या देखे थे? v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो हमारे फाइनली क्या क्या रिलेशनशिप्स हो गए थे? एक हो गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, फिर एक था हमारा v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, एंड तीसरा था न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ। ये तीनों रिलेशनशिप्स हमने देखी थी लास्ट क्लास में। यही एंड किए थे क्या? लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल करना चालू किए थे क्या? हाँ, स्पेक्ट्रम को डिफाइन किए थे कि एक बैंड ऑफ लाइट है या बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें हम उनकी वेवलेंथ के हिसाब से लाइट को लिखते हैं या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लाइट को लिखते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने आपको दिखाया भी था, बुक में बना हुआ था, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी है। उसके जस्ट अगले पेज में देखोगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी दिखेगा बुक में। बैंड ऑफ कलर्स बोल सकते हैं, जैसे अपन व्हाइट लाइट को स्प्लिट कराते थे ना प्रिज्म से पास करा के, तो क्या मिलता था आपको? विबग्योर मिलता था। तो उस बैंड को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। देखो ये वाले पेज में होगा, ये जो बना हुआ है ना पूरा, दिस इज स्पेक्ट्रम। उसमें से नीचे एक फोकस करके क्या बनाया है? विजिबल रेज। हमको बाकी रेज नहीं दिखती, वी कैन नॉट सी अल्ट्रावायलेट रेज, वी कैन नॉट सी एक्स रेज, वी कैन नॉट सी IR रेज, जो हमारे रिमोट कंट्रोल से निकलती है। उससे भी तो एक रे निकल रही है ना, जब आप रिमोट कंट्रोल को टीवी या AC के सामने पॉइंट करके बटन दबाते हो तो वो रेस्पॉन्स करता है कि नहीं करता है? तो यहां से एक लाइट उसके पास जा रही है, बट वो लाइट हमें दिखती नहीं, बिकॉज दैट इज इनविजिबल रीजन। हमें क्या दिखती है? सिर्फ विजिबल रीजन वाली लाइट, जो कि कहां से होती है आपकी? वायलेट से लेकर के रेड तक वाली। उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। और हमने लास्ट में ये भी देखा था ना कि लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
अगर कोई लाइट है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। देखिए आपको देखना रिलेशनशिप में लैम्डा इज इक्वल्स टू वी बाय नू है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका लैम्डा कम आएगा, एंड वाइस वर्सा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका लैम्डा ज्यादा आएगा। और होना भी चाहिए ना। देखो एक वेव आपकी ये है और दूसरी वेव ये है, आप खुद बताइए कि इसका वेव का लेंथ ज्यादा है तो इसका रिपीटेशन 1 सेकंड में कम बार होगा, यानी कि लैम्डा ज्यादा होगा तो रिपीटेशन कम, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम। और यहां पे वेवलेंथ कम है तो इस टाइप की वेव ज्यादा बार रिपीट होगी, तो इसकी वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप यहीं पर एक राउंड लगा रहे हो तो आप आधे घंटे में बहुत सारे राउंड लगा लोगे एक गार्डन के। पर अगर वही मैं बोलूं कि यहां से जाओ जैस्तम से वापस आओ, अब ये आपका राउंड बड़ा हो गया ना, तो आपका नंबर ऑफ काउंट कम हो जाएगा। कहने का मतलब वेवलेंथ बढ़ी तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस कम हो जाएंगे, वेवलेंथ कम थी यहां पे तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस ज्यादा थे। मैंने दोनों लोग को आधा आधा घंटा दिया तो इसने आधे घंटे में पार्क के 10 राउंड लगा दिए और ये आधे घंटे में सिर्फ एक ही बार घूम के आ पाया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, इसको मैंने ज्यादा डिस्टेंस कवर करने बोला था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्योंकि इसको डिस्टेंस कम कवर करना था, डिस्टेंस कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम। समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ वेवलेंथ से रिलेट करेंगे अपन, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये सब लाइट का वेव नेचर है। क्या है? वेव नेचर। अभी अपन पार्टिकल नेचर में नहीं आए हैं, अभी अपन पुराना ही चीज ही पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट्स। ठीक है, इसके बेसिस में एक क्वेश्चन करते हैं। लिखेगा क्वेश्चन, कैलकुलेट 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 फर्स्ट वेव नंबर, एक आपको निकालना है वेव नंबर एंड दूसरा निकालना है फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूले वही तीन है जो बॉक्स में लिखे हुए हैं, है ना, उसी को आगे पीछे या क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन को फॉर्मूला यूज करना है, उसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है? वेव नंबर एंड सेकंड निकालना है फ्रीक्वेंसी किसकी? ऑफ येलो रेडिएशन। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन, of yellow radiation having 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 wavelength of having wavelength of having wavelength of 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अपन डिनोट करते हैं ए के ऊपर एक सर्कल, डिग्री जो भी बोलो। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम का मीनिंग क्या होता है? ये अपने आप में क्या होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर्स, 10 टू द पावर -10 मीटर्स। ठीक है, तो आपके पास गिवन है लैम्डा, आपको निकालने क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो वेव नंबर तो सीधा आप 1 बाय लैम्डा कर दोगे, है ना? तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। पुट करो वैल्यू 1 अपॉन 5800 इंटू 10 टू द पावर -10। हाँ, अच्छा 5000 दिया होगा, ऐसा लिया है? क्या बात कर रहे हो? नहीं 5800 बोला हूं मैं, सॉरी सॉरी 5800, 5800। ठीक है, तो बस इसको डिवाइड करना है, 5800 को 1 अपॉन 5800 और एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर देना मीटर में। ठीक है, 10 टू द पावर -10 मीटर। ये 10 टू द पावर -10 तो ऊपर जाके 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना होगा। इससे भी आप चाहो तो दो जीरो के साथ कंबाइन करा लो पहले और फिर ऊपर लेके चले जाओ। ये कितना? 10 टू द पावर 2 हो सकता है ना, 8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, फिर 1/58 कर देना। करो, (0.02 आ रहा है। कैसे आएगा 0.02? 50 नहीं ना, 1/58 बोला ना मैंने।
ऐसा कर रहे हो ना ये सॉल्व। अब 1 को डिवाइड करो ना 58 से, इतना कोई टफ थोड़ी ना है। 1 को 58 से डिवाइड करने जब आप चालू करोगे तो पहले तो जाने नहीं वाला है ना, फिर आप एक और 0 लेके आओगे तब भी नहीं जाने वाला, फिर एक और 0 लगाओगे तब जाके जाएगा, बट एक बार में 58 है ना। रिमाइंडर बचेगा आपके पास 42, एक और लगा देते हैं। अब 5 का टेबल चलाओ, 5 8 सा 40 होता है, बट 8 भी तो है साथ में, ये 8 में तो पार हो जाएगा, तो 7 बार में जाएगा। 7 8 सा 56 का 6 कैरी 5, 7 5 35 और 5 40, सही लिए थे 6 7 है ना। रिमाइंडर आ गया 14, बस एक लास्ट और कर दो, ये 2 बार में जाएगा। तो 0.0172 इंटू 10 टू दी पावर 8 पर मीटर। इसको हाँ हाँ वही वही बोल रहा था मैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ जल्दी से मुझे। साइंटिफिक नोटेशन क्या पढ़े थे अपन कि ये जो नंबर है सामने, इट शुड बी लेस देन 10, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो अभी ये 1 और 10 के बीच में थोड़ी ना है, ये तो 1 से छोटा हो गया ना। तो इसको ऐसा कुछ करो कि ये 1 से बड़ा हो जाए बट 10 से छोटा रहे। 1.72 में ही ऐसा होगा, लेकिन 17.2 में तो 10 से बड़ा हो जाएगा, 172 में तो भी 10 से बड़ा हो जाएगा। तो 1.72, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आप कब लिख पाओगे, जब डिवाइड करोगे आप इसको 100 से, हाँ या ना। ये दोनों सेम है एवरीवन, पहले समझो, ये दोनों सेम है ना। आप इसको डिवाइड करो ना 100, तो ये 2 बार पीछे जाएगा ना, तो यही बनेगा। अरे इसको आप 1.72 को 100 से डिवाइड करोगे ना तो यही मिलेगा। जैसे आप 1/10 लिखते हो तो उसको क्या लिखते हो, 0.1 लिखते हो कि नहीं। 1/100 को क्या लिखोगे, 0.01। तो ये 0.01 यहां लगाओगे तो ये पॉइंट यहां से खसक के यहां नहीं चला जाएगा पीछे, समझे क्या। तो अब ये हो गया आपका साइंटिफिक नोट। तो ये 100 को अब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -2 और 10⁶ पर मीटर। तो याद रखना, हमें आंसर को हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, विल रिप्रेजेंट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन एवरी टाइम। पहले आप ये लिखना और अगले लाइन में ये आ जाएगा। क्लियर है क्या। इसको समझने के लिए मैंने कुछ ऐसा बताया था, याद ध्यान दे रहे हैं इधर। जब भी आप किसी नंबर को, पॉइंट को, सुनिए इधर, जब भी आप पॉइंट को राइट तरफ शिफ्ट करते हो, कहां शिफ्ट करते हो, राइट तरफ, तो उतने ही आप 10 के ऊपर पावर चढ़ाते जाओ नेगेटिव में। आपने इसको कितने बार शिफ्ट किया इधर, 2 बार, तो यहां -2 चढ़ा दो, तब आप इसको 1.72 लिख सकते हो। अभी ये गलत लिखा हूं, जो लिखा हूं अभी गलत लिखा हूं, ये ऐसा हो जाएगा 1.72 इंटू 10 टू द पावर -2। जितना आपने उसको राइट साइड खिसकाया ना, उतना ही माइनस साइन आप ऊपर लगा दो 10 के। आप नंबर लाइन पढ़ते हो ना मैथ्स में, तो राइट साइड वाले को पॉजिटिव बोलते हो, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव नहीं बोलते नंबर लाइन में। तो आप अगर राइट साइड पॉइंट को ले जा रहे हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए उतना ही लेफ्ट साइड जाएंगे, यानी कि नेगेटिव के पावर्स में चढ़ता जाएगा। एम आई क्लियर, ठीक है। और वैसे ही उल्टा होगा, अगर आपको इसको लेफ्ट साइड ले जाना है तो आप राइट साइड में यानी कि पॉजिटिव पावर्स बढ़ाते जाओगे 10 के। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा वेव नंबर हो गया। इतनी सारी वेव है 1 मीटर में, कितनी सारी वेव है 1720000, इतनी सारी वेव है 1 मीटर में। ये होता है 1 मीटर, कितना होगा ना 1 मीटर, उसमें 17,20,000 वेव्स हैं। 17 लाख, मतलब आप सोच लो वेवलेंथ कितनी छोटी थी, और थी ना छोटी, 5800 इंटू 10 टू द पावर -10, इतनी छोटी वेवलेंथ है मीटर्स में, यानी कि 0.0000005800 मीटर्स। दिखेगा ही नहीं एग्जैक्टली, दिखेगा बट आपको ऐसे वेव नहीं दिखेगी अलग से। येलो कलर तो दिखता है ना भाई, येलो कलर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ कहीं ये दिख रहा है कि नहीं येलो कलर, है ना। तो दिख रहा है ना, मतलब ये हमको दिख सकता है, ये हमारे विजिबल रीजन में कलर दिखेगा, पर यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि एक वेव ऐसी है। वो हम बोर्ड में बनाने के लिए वेव को ऐसे बना देते हैं, बट इतना वेवलेंथ किसी भी इस टाइप की वेव्स का नहीं होता, बहुत कम होता है। समझ रहे हैं क्या। तभी तो 1 मीटर में 17,20,000 टाइम्स रिपीट हो गई। ठीक है, चलिए अब दूसरा पार्ट निकालो। क्या दूसरा क्या निकालने बोला था मैंने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रिलेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू नू लैम्डा।
v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। स्पीड है लाइट की कितनी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो वैक्यूम वाली स्पीड लेंगे, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है ना, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, और लैम्डा हमें 5800 इंटू 10 टू द पावर -10 दिया हुआ है। मैंने एंगस्ट्रॉम को इसलिए मीटर में कन्वर्ट करने बोला क्योंकि यहाँ पे अपन ने वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में लिया है। हाँ, फ्रीक्वेंसी वही तो निकालना है ना, तो न्यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5800 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 18 दिख रहा है, और ये आप, और 18 क्या, ये इसको 0 0 ले जाओ ना साथ में, 16 कर दो डायरेक्टली, आया ना, कर सकते हैं ऐसा, और यहां क्या बचेगा फिर 3/58, अब कर दो डिवाइड 3/58 है, 3/58, पहले तो नहीं जाने वाला, अभी भी नहीं जाने वाला, अब जाएगा। 5 का टेबल देखते हैं, 5 6 30, बट पार हो जाएगा ना, 8 भी तो है साथ में, तो 5 टाइम्स में, 5 8 40 का 0 कैरी 4, 25 प्लस 4 29, रिमाइंडर 10, एक बार में 58 42 0 बार में, नहीं मतलब एक, सॉरी 0 लगाओगे ना, हाँ कितने बार में जाएगा ये, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो 517 हो जाएगा, आया ना, 0.0517 इंटू 10 टू द पावर 16। चलो बताओ साइंटिफिक नोटेशन, 5.17 इंटू 10 टू द पावर, वाह, बता सौभाग्य, अब क्या करना पड़ेगा, अरे रुक जाना, हाँ चल इसको साइंटिफिक नोटेशन में करके बता, आप एक खिसकाओगे तो 0 पॉइंट होगा, उससे हमारा काम नहीं बनेगा, 1 से बड़ा चाहिए ना हमको नंबर, हाँ 5.17 इंटू, अब क्या करूं मैं, उसको उसको ये दोनों का मीनिंग सेम नहीं है ना अभी, जब तक आप 10 टू द पावर इंटू 100, क्यों, आपने दो को, दो मतलब पॉइंट को 2 डिजिट से आगे किया ना, 2 प्लेस से आगे किया, तो उतना ही -2 करो, तो ये हो जाएगा -2। अब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, एम आई क्लियर, अब ये -2 क्या जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14, हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 5.17 इंटू 10 टू द पावर 14 यूनिट। क्या निकाल रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ भी बोलना है, हर्ट्स, क्या निकाल रहे थे अपन, फ्रीक्वेंसी, उसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्स, या पर सेकेंड लिख दो चलेगा, कुछ भी नहीं लिखना यूनिट ना लास्ट में, कि जो मन किया केजी लिख देते हैं, चलो डजन लिख देते हैं, चलो ऐसा थोड़ा होता है, जो निकाल रहे हो उसका यूनिट लिखोगे ना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, तो आपके एनसीईआरटी में ये भी सॉल्व एग्जांपल ही था, ठीक है, हाँ चलो देखो, तो ये वाला एक विविध भारती वाला क्वेश्चन है, 2.3, एग्जाम्पल 2.3, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, मिला, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, दिख रहा है, बुक लेके नहीं आया कोई भी, पीछे बीच में रख, आप दोनों में भी से एक ही बुक लेके आया करो, है ना, हाँ, तो जो वो दिल्ली वाला जो स्टेशन है, ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, वहां से 1368 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एमिट हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, देन व्हिच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो पहले तो आप वेवलेंथ निकालो, फिर अपन देखेंगे कि वो किस, उसका वेवलेंथ किस रीजन में आ रहा है, वो अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा, पर पहले वेवलेंथ निकालो, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, निकालो जल्दी से। अगेन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, अब लैम्डा निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा,
अब आपके पास v है 3 इंटू 10⁸8, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 11368 इंटू 10⁻³ हर्ट्स, ठीक है, इंटू लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 1368 इंटू 10⁻3, चलिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 3 अपॉन 1368 इंटू 10⁵। क्लियर है? अब इसको डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड करते हैं 1368 से, पहले तो जाएगा नहीं, फिर भी नहीं जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, अब जाएगा ये, है ना। कितने बार में? 2 बार में, क्योंकि 3 बार में तो पार हो जाएगा, तो 2 बार में। 2 8 16 का 6 कैरी 1, 12 + 1 13 का 3 कैरी 1, 6 + 1 7 2, ठीक है। रिमाइंडर विल बी, कितना बचेगा रिमाइंडर 264, क्या बोलते हैं 264। ले आओ एक और 0 नीचे। अब हाँ क्या 3 हो गया, एक और लेते ना, एक नंबर और आ जाए, वो तो सारे 0 0 है ना, कि अपन को 2 पॉइंट समथिंग लिखना पड़ेगा ना। आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 2 पॉइंट के बाद क्या लगाएगा, हाँ एक बार में जाएगा ये 1368, ठीक है, इतना छोड़ सकते हैं। तो 0.0021 इंटू 10⁵। चल भाई बता 2.1 -3 इंटू 10⁻³ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब -3 +5 कितना हो जाएगा फाइनली +2, यानी आप इसको 2100 कि 210 लिख सकते हो ना, 210, ठीक है। तो 210 ये क्या आंसर देखो तो कितना दिया हुआ है। अच्छा उसने और एक्सपैंड किया है, इसको यहां तक लेके गया है और गया है, 9 भी निकाला है, 3 भी निकाला है, इसलिए ऐसा आ रहा है ना। अगर आप भी इतना लंबा जाते तो आपका आंसर भी 2.2193 आता ना इंटू 10⁻², हाँ या ना, और उसको आप लिखते 219.3 मीटर्स। समझे क्या? कौन सा चलेगा? चलेगा, ठीक है। 219.3 मीटर्स। अब ये फॉल करती है आपकी रेडियो एक्टिव रीजन में। आपके पास बुक है ना, तो उसमें देखिएगा सारे के ऊपर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, निकालो स्पेक्ट्रम। देखो देखो विजिबल रीजन में आप देख रहे हो कि आपका वेवलेंथ कहां से कहां तक रेंज कर रहा है, 380 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक। ये नैनोमीटर है ना, अपन तो मीटर की बात कर रहे, तो अपन को और पीछे आना है कि आगे जाना है ना। रेडियो एक्टिव तरफ आप देखो ना कि वो 10⁻4 दिख रहा है क्या, 10⁻2 ऊपर पावर में दिख रहा है 10⁻2, है ना, दिख रहा है 10⁻2 ऊपर में। तो वो किस रीजन में फॉल कर रही है आपकी ये वेवलेंथ, रेडियो वेव्स के रीजन में, समझ गया ना, क्योंकि ये 10⁻2 ही तो है ना, देखो तो इट इज फॉलिंग इन द रेडियो वेव्स रीजन। तो ये लाइट हमें नहीं दिखेगी, समझ रहे हैं, ये लाइट हमें नहीं दिखने वाली, ठीक है। तो बस उसका कंक्लूजन लास्ट में यही होगा कि दिस इज द लाइट ऑफ रेडियो रीजन, रेडियो वेव्स रीजन, बस। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, उसको बस देख लो बुक में ही। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। मिला या क्वेश्चन? इसको दोनों को आपको वेवलेंथ में रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। तो दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सॉरी दो वेवलेंथ दी हुई है, इनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दो, फॉर्मूला सेम होगा वापस से। समझ रहे हैं क्या करना है यहाँ पर? आपको बोला है कि जो विजिबल रीजन है ना वो वायलेट से लेकर रेड तक होता है विबग्योर, जिसमें वायलेट की वेवलेंथ कितनी होती है 400 नैनोमीटर, और रेड की वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। मैंने अभी आपको बताया ना रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तभी तो अपन उसको डेंजर साइन वगैरह में यूज करते थे ना, अपन ऐसा रीजन बोलते थे ना कि व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड, क्योंकि क्योंकि हाँ क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा होती है तो स्कैटरिंग
कम होती है, तो वो स्कैटर नहीं होगा, वो वहीं रहेगा और आपको दूर से दिखता रहेगा। तो डेंजर दूर से दिख जाना चाहिए ना, ताकि हम सतर्क हो जाएं। समझ रहे? कोई और कलर दूर से आपको नहीं दिखेगा, वो स्कैटर्ड रहेगा। आप जब पास आओगे ना उसके, तब वो दिखना चालू होगा आपको, जबकि वो दूर से ग्रीन ही था। मान लीजिए कोई ग्रीन कलर था, आप जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल भी देखोगे ना, तो ग्रीन आपको थोड़ा पास आने के बाद ग्रीन दिखेगा, बट रेड आपको दूर से ही दिखना चालू हो जाएगा कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों वेवलेंथ को आपको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। और नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁹ कभी भी नैनो, एंगस्ट्रॉम, इन सबको चेंज करना है पिको। पिको मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। ये सब मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को लिखवाया है। ठीक है, तो कभी भी उसको पिको, नैनो को उसी फॉर्म में नहीं रखना है, चेंज इट टू मीटर्स, तब आपका आंसर हर्ट्ज में आएगा। ठीक है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। क्या क्या आया आंसर इसका? ये तो सॉल्ट एग्जांपल है ना, दिया होगा ना इसका आंसर। वायलेट का आ रहा है 7.5 इंटू 10⁻14 और रेड का आ रहा है 4 इंटू 10⁻14। ठीक है, अब देख लो, जिसकी वेवलेंथ कम थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। किसकी वेवलेंथ कम थी? वायलेट की। उसकी फ्रीक्वेंसी देखो ज्यादा उससे, 7.5, और उसकी तो 4 ही है। अरे हाँ है ना, बाकी दोनों का पावर तो 10⁻14 है ना, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा थी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो अपन ऑलरेडी पढ़े हुए थे। अब हम आज बात करेंगे कि इस वेव के अलावा उस वेव में पार्टिकल्स भी होते हैं। दैट मींस लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट इज नॉट जस्ट अ कंटिन्यूअस वेव, बट इट कंटेन्स सम डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्वांटम बोलते हैं। उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटम। और वो पैकेट में एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए हेड डालेंगे नेक्स्ट। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कल हमने लिखा था वीवी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान से समझना, इसको बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ब्रैकेट में लिखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक्चुअली ये थ्योरी का, मतलब थ्योरी क्यों आई उसका एक रीजन था। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये एक मेटल है, समझ लीजिए, लेट्स से एल्यूमिनियम है या सोडियम है। ठीक है, इसमें जब लाइट रेज आकर के स्ट्राइक कर रही थी ना, ये लाइट वेव्स है, वेवी नेचर बनाया मैंने पूरा उसका। जब ये लाइट रे आकर के इस मेटल के सरफेस में स्ट्राइक कर रही थी ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे। मेटल के पास लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होगा ना। जैसे सोडियम की बात करो तो सोडियम में ये आपका न्यूक्लियस है, मान लीजिए। ये फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा शेल जिसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,1। करेक्ट। ऐसे सोडियम के बहुत सारे मेटल के एटम होंगे ना, वहां पे बहुत सारे एटम होंगे। मैं तो एक एटम को उठाया हूं अभी। तो जब लाइट आकर के स्ट्राइक कर रही थी ना, तो ये जो आखिरी शेल का, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको एनर्जी मिल रही थी या मिल रही होगी, तभी वो उचक के बाहर आ गया। क्योंकि जब तक उसको एनर्जी नहीं दोगे ना आप, तब तक वो बाहर नहीं आ सकता। क्यों क्यों बाहर नहीं आ सकता? क्योंकि उसको न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है ना। अब इमेजिन करो मैं आपको पकड़ के रखा हूं, तो आप छुड़ा के जा पाओगे क्या? ऐसे तुरंत तो नहीं जा पाओगे, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी अपने से लगानी पड़ेगी, या अपने दोस्त को बोलना पड़ेगा कि भाई खींच मेरे को, ताकि सर्किट में पकड़ से छूट सकूं। समझ रहे हैं क्या? तो ये न्यूक्लियस ने ना इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। पर जब कोई बाहर से लाइट आकर के स्ट्राइक करी इसके ऊपर, तो ये निकल के बाहर आ गया। तो सब ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्या कर दिया लाइट ने कि वो इलेक्ट्रॉन उछक के बाहर आ गया। तब दिमाग लगा कि पक्का उस लाइट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, जो एनर्जी उस लाइट ने उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी,
इलेक्ट्रॉन को मदद मिल गई बाहर आने की। समझ रहे हैं कि हम क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो तब ये कंसेप्ट आया कि वो पक्का उस लाइट में कुछ ना कुछ एनर्जी है, और उन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटम बोला गया। यही वो पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है। तो लाइट इज नॉट जस्ट अ वेव, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अपन बोलते हैं ना लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर पैकेट्स है, इट हैज गॉट सम एनर्जी। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे मैक्स प्लैंक। आदमी का नाम लिखो पहले, मैक्स स्पेस देखिए प्लैंक, PLANCK, मैक्स प्लैंक पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी, पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी, पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी called Planck's quantum theory, called Planck's quantum theory, whose main points are as follows. कुछ मेन पॉइंट्स लिखते हैं उस थ्योरी के, whose main points are as follows, whose main points are as follows. पहला पॉइंट लिखेंगे, कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक पॉइंट लिखा था कि लाइट इज अ कंटिन्यूअस वेव, है ना। यहां अब हम वो पॉइंट को चेंज करने वाले हैं। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द radiant energy, the radiant energy, the radiant energy, radiant energy का मतलब होता है जैसे ये लाइट, रेडिएशन समझते हो आप लोग? रेडिएशन, सन की रेडिएशन बोलते हैं ना। आप जब 7th 8th क्लास में आप लोग हीट का ट्रांसफर पढ़ते थे, तो 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होती पढ़ते थे ना, एक बाय कंडक्शन, दूसरा बाय कन्वेक्शन, एंड तीसरा बाय रेडिएशन। याद आ रहा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब होता है कि एक के बाद एक हीट ट्रांसफर होना, जैसे मेटल में होती है, क्योंकि हमको पता है ना मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप समझ लीजिए कि मेटल का एक पॉइंट अगर गर्म हुआ है तो धीरे धीरे वो हीट ट्रैवल करके पूरे मेटल के स्पून को गर्म कर देती है। कभी देखें आप लोग किचन में कि आप जिस चम्मच से बना रहे हैं तो वो चम्मच का सामने वाला पार्ट ही कढ़ाई से टच है, दूसरा तो आपके हाथ में है, पर धीरे धीरे कंडक्शन होकर के वो वाला पार्ट भी गर्म हो जाता है। तो ये कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन क्या होता है? व्हाट इज कन्वेक्शन? देखो, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होना है ऐसे करके, एक एक करके। कन्वेक्शन में क्या होता है पता है? ये पार्टिकल आएगा, हीट लेके चला जाएगा, फिर दूसरा पार्टिकल आएगा, हीट लेके चला जाएगा। ऐसे ट्रांसफर नहीं होगी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। जैसे पानी गर्म कैसे होता है? पहले नीचे का पानी गर्म होता है, वो गर्म होके थोड़ा हल्का हो जाता है, तो वो ऊपर चला जाता है। नीचे का, ऊपर का पानी नीचे आता है, वो गर्म होके वो भी ऊपर चला जाता है। इस तरीके से पूरा पानी गर्म होता है, कन्वेक्शन। समझ रहे हैं? यही तो रीजन है ना कि अपन वेंटिलेटर्स ऊपर क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो हवा गर्म हो रही है वो राइजेस अप और वो बाहर हो जाएगी कन्वेक्शन से। समझ रहे हैं? और तीसरा था रेडिएशन। अब आप ये समझो कि आप सब अपनी अपनी जगह में बैठे हो, यहां से हीट रेडिएशन आप सबके ऊपर गिर रही है। पहला क्या हुआ था? मैंने अनुष्का को हीट दिया, अनुष्का ने पीछे उमांश को हीट दिया, उमांश ने पीछे लक्ष्य को हिट दिया, और फिर पीछे भीनू, भीनू ना, उसको हिट दिया। तो ये ऐसे करके ट्रांसफर हुई। कन्वेक्शन में अनुष्का आई मेरे पास, हीट लेके बैठ गई, उमांश आया मेरे पास, हीट लेके बैठ गया, लक्ष्य आया, हीट लेके बैठ गया, भीनू आया, हीट लेके बैठ गया, और तीसरे केस में मैंने यहां से हीट चारों को फेंक दी। दैट इज रेडिएशन। सन से तो यही हो रहा है ना, सन तो वहीं बैठा है ना, आप जा रहे हो क्या लेने हीट? वहीं से भेज रहा है 45 डिग्री की, नहीं? तो दैट इज रेडिएशन। समझ गए क्या हुआ उसका मतलब? ये ट्यूबलाइट भी रेडिएट कर रही है हीट। तो एवरी लाइट सोर्स रेडिएट्स हीट, वही लिखे अपन। समझ गए? तो एक एक वर्ड को समझाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा। ठीक है, तो द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड, द रेडिएंट एनर्जी, the radiant energy is emitted or absorbed, emitted और absorbed, ये दोनों वर्ड एक ही है क्या? emitted और absorbed? फिर क्या डिफरेंस है दोनों में?
मैंने एमिट किया, आपने एब्जॉर्ब किया, करेक्ट। तो ये दोनों ही कंटिन्यूस नहीं होते हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स में होते हैं, ये लिखना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली, नॉट कंटिन्यूअसली, नॉट कंटिन्यूअसली, बट डिसकंटिन्यूअसली, नॉट कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली नहीं हीट हो रही है एमिट या एब्जॉर्ब, but discontinuously in the form of, but discontinuously in the form of, in the form of small discrete, in the form of small discrete, discrete मतलब अलग अलग, small छोटे अलग अलग पैकेट्स, small discrete packets of energy, small discrete packets of energy, small discrete packets of energy, full stop. Each such packet is called a quantum. Each such packet is called a quantum. Each such packet is called a quantum. Full stop. इसी पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे. In case of light, in case of light, in case of light, these packets are called photon. In case of light, these packets are called photon. ना proton नहीं, पो है, प्रो नहीं है, photon. मतलब लाइट के एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन. क्वांटम ही है वो भी, बट स्पेशली लाइट के लिए क्या नाम दे दिए? फोटोन है. ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि लाइट वेव के अंदर फोटॉन्स होते हैं और उन हर फोटोन के पास कुछ ना कुछ क्या है? एनर्जी है. अब वो एनर्जी कितनी है ये भी तो समझ में आना चाहिए, कितनी एनर्जी है. तो अब उसके लिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे. लिखिए सेकंड पॉइंट. ये पहला पॉइंट हुआ थियरी का ना. नाउ राइट डाउन द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, the energy of each quantum, the energy of each quantum, the energy of each quantum is directly proportional to, समझ के लिखना. एक क्वेश्चन फेंकने वाला हूं ना, रेडिएट करने वाला हूं एक क्वेश्चन आप लोग की तरफ. The energy of each quantum is directly proportional to the frequency of the radiation. The energy of each quantum is directly proportional to the frequency of the radiation. The energy of each quantum is directly proportional to the frequency of the radiation. समझेगा ये पॉइंट क्या लिखा है आप लोगों ने? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, पूछूं. आउट ऑफ अवर विजिबल रीजन, वायलेट से लेकर के रेड तक, किस लाइट के क्वांटम की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? तो समझ के बताना. फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं. लाइट वायलेट से लेके रेड तक थी हमारी, है ना, जिसका अपन ने अभी रेंज देखा ना नैनोमीटर में, 400 से लेकर के 750. 400 नैनोमीटर किसका है? वायलेट का. और रेड का कितना है? 750. अरे रेड का वेवलेंथ ज्यादा है ना भाई. ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि किसके फोटोन की या किसके क्वांटम की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? रेड की कैसे ज्यादा होगी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? अभी जो आपने पॉइंट लिखा उसमें क्या लिखा आपने कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. एग्जैक्टली भाई, दूसरा सही तो बोला था भाई पहले. हाँ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, रेड की सबसे कम होगी. तो रेड की एनर्जी सबसे कम होगी, वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. समझा कि नहीं? अरे जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, अभी तो देखे थे. तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो उसके कारण एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा. एम आई क्लियर? तो नीचे लिखो ये वाला मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ई मतलब एनर्जी. तो
अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट इज एच, या एच बोलते हैं कांस्टेंट को, और वो प्लैंक की मर्जी थी ना, उसको एच पसंद था तो उसने एच लिया, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, नाम भी उसने अपने नाम से दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। आप कुछ डिस्कवर करोगे तो आप अपने नाम से नाम कांस्टेंट दे देना, ठीक है, पलक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू लिखेगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, 6.626, पहले नाम लिख रहे हो ना, h is called Planck's constant whose value is 6.626 into 10 to the power -34। कोई यूनिट बताएगा क्या मेरे को h का यूनिट क्या होगा? आप लोग तो पढ़ लियो ना फिजिक्स में, डायमेंशनल एनालिसिस। टेल मी द यूनिट ऑफ h। तो यूनिट नहीं हो सकती क्या? h कैसे फ्रीक्वेंसी है भाई? फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी है ना। मीटर कैसे? अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट? पर सेकेंड, या हर्ट्ज बोल लो, पर सेकेंड। क्या होता है? एस को उधर लेके चले जाओ नीचे, तो एच का यूनिट क्या हो गया? नहीं नहीं, जूल पर सेकेंड। अरे ये एस माइनस वन तो जाएगा ना नीचे, तो जूल पर सेकेंड, जो कि पर कट जाएंगे, उसके पर कट जाएंगे, तो यूनिट क्या बना? जूल सेकेंड। ऐसे बनाना आना चाहिए भाई यूनिट, ठीक है। तो यूनिट हो गया जूल सेकेंड, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्लियर है क्या? हाँ, थर्ड पॉइंट, the total amount of energy, the total amount of energy, the total amount of energy emitted और absorbed, दोनों की बात कर रहे हैं अपन, एमिट हो रही है और जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये तो एक क्वांटम की एनर्जी है ना, है ना, ये एक पैकेट की एनर्जी है जो आपने अभी लिखी है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अगर दो पैकेट होंगे तो 2 कर दोगे इंटू, 10 पैकेट होंगे तो 10 मल्टीप्लाई कर दो ना, मतलब आपका फॉर्मूला एक्चुअली क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, जहां पे n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ पैकेट्स, और ये होल नंबर में होंगे, आधा पैकेट नहीं होता, समझ रहे क्या? होल नंबर्स में होंगे। तो n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ, 10 फोटोन है तो 10 इंटू एच इंटू नू, नू क्या है? उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जिसका वो फोटोन है, ठीक है। हाँ, तो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी will be some whole number quanta, will be some whole number quanta, क्वांटा मतलब प्लूरल के लिए क्वांटा है, सिंगुलर के लिए क्वांटम है, होल नंबर क्वांटा। therefore लिख लो E is equals to NH nu, E is equals to NH nu, E is equals to NH nu, where N is any integer, where N is any integer, where N is any integer। तो होल नंबर लिख लो, कोई बात, ठीक है, where N is होल नंबर लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। पॉजिटिव ही होगा ना, -1 फोटोन कैसे हो सकता है? या तो फोटोन होगा या तो नहीं होगा, होगा तो 1 होगा, नहीं होगा तो 0 होगा, है ना। -1 फोटोन कैसे होता है? ठीक है, क्लियर है? ओके, आप इसको ना फ्रीक्वेंसी को लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, फॉर्मूले को क्या लिखा हमने? E इज इक्वल्स टू एच न्यू है ना, तो लैम्डा के टर्म्स में क्या हो जाएगा, तो बताएगा? लैम्डा के टर्म्स में क्या हो जाएगा फॉर्मूला?
एच बी बाय लैम्डा, तो सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। लिख लो आगे नेक्स्ट लाइन में, E इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा, जहां पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट। मतलब अगर लाइट का वेवलेंथ दिया है तो जरूरी नहीं है उसको मतलब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके फिर एच न्यू लगा, आप ये भी तो काम कर सकते हो ना, वही चीज तो है एक्चुअली में। फ्रीक्वेंसी को तो अपन ने, फ्रीक्वेंसी को तो हमने रिप्लेस किया ना सी बाय लैम्डा से, कि हमारा रिलेशनशिप क्या था, सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो न्यू कितना हो गया, सी बाय लैम्डा, पुट कर दिए वहां पे वैल्यू को, तो लैम्डा के टर्म्स में ही फॉर्मूला आ गया हमारा। समझ रहे क्या, यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। अब इस थ्योरी की हेल्प से ये वाला इफेक्ट समझा पा रहे थे, कौन सा, ये वाला इफेक्ट, कि लाइट के पास पैकेट थे एनर्जी के, वो लाइट जब आकर के मेटल सरफेस से टकराई, उसने वो पैकेट्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिए। इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले शेल में थोड़ा लूजली कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस से, तो उतनी एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो अब वो जस्टिफाई कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो लाइट में एनर्जी थी, और वो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर नहीं। इंटेंसिटी का मतलब समझते हैं ना, कि कितनी डार्क जल रही है कोई लाइट, तो आप बोलोगे कि हाँ इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे कोई बल्ब डिम जल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, अगर डार्क जल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, बट कलर तो ऑरेंज है ना, तो वेव फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, वो डिम जले या डार्क जले, इंटेंसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी सेम है उसकी, तो एनर्जी कांस्टेंट है उसकी। किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नॉट ऑन द इंटेंसिटी, नॉट, नहीं वेवलेंथ नहीं बोलेंगे उसको, इंटेंसिटी मतलब आप पावर समझो उसका, कि उस लाइट का पावर कितना है, नॉट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो कलर की होती है ना। ठीक है, ओके, तो इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हो रहा है फोटो के कारण, फोटो मतलब लाइट, लाइट के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाया ना। अब आप लगा दो यहाँ पे एक बैटरी, हो जाएगा करंट जनरेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल जाएगा ना फ्लो करने का। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहां भागेगा, इधर की इधर, हाँ तो इधर बोलो ना, इधर लेफ्ट तरफ जाएगा ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकला, बाहर आया, और ये भागना चालू किया, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगा, करंट। तो यहाँ पे करंट फ्लो ना स्टार्ट कर जाएगा, इसलिए इस करंट को नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बोल सकते हो, बोल सकते हो, बट वहां पर क्या होता है, वो आपके सिलिकॉन वाले वोल्टेक सेल होते हैं, फोटोवोल्टेक सेल होते हैं, जिसमें आके जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। बोल सकते हैं सेम प्रिंसिपल अकर्स इन सोलर सेल्स। ठीक है, क्योंकि वो भी बने हुए तो मेटल्स के ही हैं, पर वो सेमीकंडक्टर्स के बने हुए होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। बट वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम आर नॉट मेटल्स, दे आर मेटलॉइड्स, यानी कि दे आर सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर का करंट ज्यादा होता है ना, सेमीकंडक्टर करंट उतना ज्यादा नहीं होता। आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसलिए करंट ज्यादा फ्लो कर सकता है कंडक्टर से, बट सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो उनमें करंट फ्लो करेगा बट कम, और इंसुलेटर में तो करेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, हर टाइप के मेटल में, हाँ, जिसमें वो देखो, देखो मेटल की बात नहीं है, बात है कि लाइट कितनी इंटेंसिटी की या कितनी फ्रीक्वेंसी की उसमें जा रही है। ऐसा थोड़ा ना कि आपने थोड़ा सा ऐसे टॉर्च मारा और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इट हैज टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। देखो मुझे लक्ष्य को उठाना है तो कम एनर्जी लगेगी, बट अगर रोमांच को उठाना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ रहे हो क्या आप लोग, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कहने का मतलब हर हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेम एनर्जी में काम नहीं होगा, हमें थोड़ी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, जिसका शेल सबसे लास्ट वाले शेल से निकालते हैं ना अपन, तो जो एटम बड़ा होगा उसका लास्ट शेल बहुत दूर होगा उससे, तो जितना ज्यादा दूर उतनी पकड़ कम, कमजोर, तो उतनी आसानी से ये निकल जाएगा ना बाहर। तो वैसे ही है, कोई छोटा एटम होगा तो वो ज्यादा पास है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, तो वो ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए।
जितनी ज्यादा लाइट नहीं, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट, ज्यादा देने पे थोड़ा कुछ होगा, क्योंकि उसके पैकेट में जो एनर्जी आती है वो तो एच न्यू ही है ना। तो एक्चुअली हर एक मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि कम से कम इतनी एनर्जी तो देना पड़ेगा इसको, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट होता है कि कम से कम इतनी एनर्जी तो आपको देना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा दोगे तो अच्छी बात है, बट इससे कम में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ, हो जाएगी दूसरी लाइट से भी। अरे हर की तो फ्रीक्वेंसी होती है ना। किसकी? अभी तो आपने बताया ना कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? वायलेट की। हाँ, मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब डिपेंड करेगा मेरे मेटल के ऊपर कि उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। उसको कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट देने पर उसके इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे कम से कम। ज्यादा दे दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, ज्यादा दोगे तो क्या होगा पता है? इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएगा और दौड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि आपने उसको ज्यादा एनर्जी दी। आपको रिक्वायर्ड थी कितनी? लेट से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए थी 50 जूल एनर्जी, पर आपने दे दी 100 जूल। तो 50 में वो बाहर तो आ जाएगा, और बची हुई 50 को वो लेके दौड़ेगा। यानी कि वो बची हुई 50 उसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, दौड़ रहा है ना। दौड़ता है तो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब उसको रिक्वायरमेंट थी 50 जूल की, मैंने दिया 100 जूल उसको, तो इलेक्ट्रॉन 50 में बाहर आ गया और बचे हुए 50 को लेके भागेगा, क्योंकि उसके पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना। दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। हाँ, नो डाउट वो इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करने वाला है, बट मैं जानना चाह रहा था कि उस एनर्जी को क्या बोलते हैं। तो एनी बॉडी विच इज मूविंग पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये अपन पढ़े ना, मूविंग बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी। क्या? नहीं नहीं, क्यों काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी होगी? एक एक बॉडी जो रेस्ट में है उसकी भी हीट एनर्जी हो सकती है, पर काइनेटिक एनर्जी उसी की होगी जो भाग रहा है, जो चल रही है बॉडी। वो तो डिफरेंट थिंग। हीट एनर्जी अलग है, काइनेटिक एनर्जी अलग है। हाँ हाँ, होगी ना। ठीक है, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ mv²। इसी में तो कन्वर्ट हो रही है वो एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला आपको? एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बोलते हैं नू नॉट। क्या बोलते हैं? ये उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर मारोगे ना तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आपने मारी नू फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो कंडीशन क्या है? नू शुड बी ग्रेटर देन नू नॉट। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? आपने मारी इस फ्रीक्वेंसी की लाइट, उसको जरूरत थी इतने की, तो कंडीशन यही होनी चाहिए ना कि नू, हाँ इक्वल टू भी चलेगा, पर ग्रेटर तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो नू शुड बी ग्रेटर देन नू नॉट। और ये नू नॉट क्या होता है? उस मेटल की पर्टिकुलर, उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो। उससे कम में काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा में अच्छी बात है, उससे इक्वल टू में इलेक्ट्रॉन बाहर आके वेट करेगा। ठीक है, बट अगर उससे ज्यादा दोगे तो वो भागेगा भी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू। ये तो हमारा फॉर्मुला था ना, इज इक्वल टू एच न्यू। और इसके अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू नॉट चाहिए थी उसको, इतनी चाहिए थी, इतनी आपने दी। डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू, समझे गए रिलेशन जो सामने लिखा हुआ है? ये एनर्जी की लाइट आपने मारी थी, ये उसको चाहिए थी जो कांस्टेंट है। जो क्या है? कांस्टेंट है। मेटल के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट है वैल्यू। अगर आपके पास भी एल्यूमिनियम है, आपके पास भी एल्यूमिनियम है, तो ये वाली वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट है। पर आपने वायलेट लाइट मारी, इन्होंने रेड मारी, तो एच न्यू आपका ज्यादा है, इनका कम है। पर ये तो वैल्यू दोनों के लिए सेम है ना, क्योंकि दोनों के पास एल्यूमिनियम। क्लियर है? एंड द डिफरेंस इन द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।